धर्मेंद्र ने अपने सीने में ऐसा दर्द छुपाया था जिसे वे अपनी जीवन भर कभी खुलकर जुबान पर नहीं ला सके। 24 नवंबर 2025 को उनकी मौत ने भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक काला अध्याय दर्ज किया। लेकिन असली कहानी उनकी मौत के बाद 72 घंटे में मिलने वाली एक डायरी ने खोली। ये डायरी जो एक पुराने बक्से में मिली, उनके 40 साल पुराने जख्मों और परिवार की अनकही कहानियों का दस्तावेज थी। धर्मेंद्र का व्यक्तित्व हमेशा दो ध्रुवों का मिला जुला था। एक वो बाहुबली जिसने पर्दे पर दुश्मनों को चित्त किया, तो दूसरी तरफ एक ऐसा संवेदनशील इंसान जो रात को जागकर शायरी लिखा करता था। इस डायरी में उन्होंने वे सब दर्द और भावनाएं लिखी थीं जो उन्होंने कभी अपने बच्चों या दुनिया से साझा नहीं की। अंतिम संस्कार के 3 दिन बाद जब परिवार के लोग अपने गम में डूबे थे, घर के एक पुराने कोने की सफाई के दौरान नौकरों ने ये डायरी खोज निकाली। सन्नी देओल जब इसे पढ़ रहे थे तो उनके हाथ कांप रहे थे। उस डायरी में धर्मेंद्र ने खुलकर लिखा था कि कैसे उन्होंने 2 अलग-अलग परिवारों के बीच जिंदगी बिताई और स्वयं को एक ऐसे पिता के रूप में देखा जो अपने बच्चों के लिए हमेशा अधूरा रहा। उनकी इस डायरी की सबसे बड़ी बात थी उनकी अंतिम इच्छा कि वे चाहते थे कि मौत के बाद उनके दोनों परिवार एक साथ आएं ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। ये वो ख्वाब था जिसे वे जीते जी पूरा नहीं कर पाए। उस काली रात लगभग 12:45 पर अपने जज्बातों को काबू में रखते हुए सन्नी देओल ने पहली बार आधी रात को फूलों की तरह महकती उस डायरी की सच्चाई को महसूस किया और हेमा मालिनी का नंबर डायल किया। ये कॉल वर्षों की दूरी और नाराजगी को पिघला देने वाली थी। हेमा मालिनी, जिन्होंने जानबूझकर अपने आप को धर्मेंद्र के पहले परिवार से दूर रखा था, उस रात पहली बार खुले दिल से परिवार की एकता की ओर कदम बढ़ाने को तैयार थीं। क्या वाकई इस तरह 2 अलग दुनिया में जी रहे परिवार एक छत के नीचे आ पाए? क्या उनकी पुरानी नफरत की दीवारों ने इस डायरी के पन्नों ने तोड़ दी? ये कहानी सिर्फ धर्मेंद्र की मौत का दुख नहीं, बल्कि पश्चाताप, खून के रिश्तों की मजबूती और एक अधूरी इच्छा की पूर्ति की दास्तान है। ये वो राज है जो पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री दबी जुबान में ही जानती थी, लेकिन अब खुलकर सामने आ गया है। धर्मेंद्र की मौत के बाद उनकी वो शायरी सब कुछ पाकर भी हासिले या जिंदगी कुछ भी नहीं, आज इसे एक नए संदर्भ में देखा जा रहा है। लेकिन जिस डायरी की चर्चा आज हर तरफ है, उसे लेकर दावा किया जा रहा है कि ये धर्मेंद्र की आखिरी वसीयत से भी बढ़कर थी। कहा जा रहा है कि जब सन्नी देओल के हाथ ये डायरी लगी तो उनके हाथ कांप रहे थे। ये वही डायरी थी जिसे धर्मेंद्र अक्सर अपने फार्म हाउस की तन्हाई में लिखा करते थे। इसमें स्याही से ज्यादा उनके आंसू जज्ब थे। हालांकि इस डायरी की आधिकारिक पुष्टि ना तो देओल परिवार ने की है और ना ही किसी प्रवक्ता ने, लेकिन सोशल मीडिया पर चल रही खबरों और सूत्रों के हवाले से जो बातें छन कर आ रही हैं, वे किसी भी पत्थर दिल इंसान को पिघला देने के लिए काफी हैं। ये डायरी महज कागज का पुलिंदा नहीं, बल्कि एक पिता का वो स्वीकारनामा थी जिसमें उन्होंने अपनी रूह को नंगा कर दिया था। इस कहानी की गहराई को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस दौर में जब धर्मेंद्र की जिंदगी 2 हिस्सों में बट गई थी। ये वो सच है जिसे बॉलीवुड ने दशकों तक देखा, लेकिन उस पर बात करने से कतराता रहा। एक तरफ प्रकाश कौर थीं, वो सीधी सादी महिला जिन्होंने 1954 में जब धर्मेंद्र 19 साल के थे उनका हाथ थामा था। प्रकाश कौर ने कभी ग्लैमर की दुनिया की तरफ मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने 4 बच्चों सन्नी, बॉबी, अजीता और विजेता को समर्पित कर दिया। दूसरी तरफ 1980 का वो दौर था जब ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी धर्मेंद्र की जिंदगी में आई। ये प्यार का वो तूफान था जिसने सामाजिक दायरों को तोड़ दिया था। धर्मेंद्र ने प्रकाश कौर को तलाक दिए बिना हेमा से शादी की और यहीं से शुरू हुआ 2 परिवारों का वो सफर जो समानांतर पटरियों की तरह था, जो साथ तो चल रहे थे लेकिन कभी मिल नहीं सकते थे। दशकों तक इन 2 परिवारों ने एक अघोषित समझौता निभाए रखा। हेमा मालिनी ने अपनी आत्मकथा में भी स्वीकार किया था कि उन्होंने शादी के बाद जानबूझकर अपने आप को धर्मेंद्र के पहले परिवार से दूर कर लिया था ताकि किसी को तकलीफ ना हो। लेकिन इस दूरी ने एक गहरी खाई पैदा कर दी थी, विशेषकर सन्नी देओल के मन में, जो अपनी मां प्रकाश कौर के बेहद करीब हैं। उन्होंने बचपन से अपनी मां के हिस्से का दर्द देखा था। 1980 के दशक की पत्रिकाओं में छपी खबरें गवाह हैं कि कैसे एक जवान बेटे के तौर पर सन्नी अपने पिता की दूसरी शादी से आहत थे।
वो नाराजगी, वो गुस्सा और अपनी माँ के लिए सुरक्षा की भावना, ये सब सन्नी के अंदर सालों तक उबलता रहा। यही वजह थी कि ईशा देओल की शादी में सन्नी और बॉबी दोनों नादारद थे। दुनिया के लिए ये दो परिवारों की कहानी थी, लेकिन धर्मेंद्र के लिए ये उनके जिगर के दो टुकड़े थे जो कभी एक नहीं हो पा रहे थे। उनकी डायरी के पन्ने, जिनके बारे में अब चर्चा हो रही है, इसी बेबसी की गवाही दे रहे थे। उस डायरी में कथित तौर पर धर्मेंद्र ने लिखा था कि कैसे वो पेंडुलम की तरह दो घरों के बीच झूलते रहते थे। उनका शरीर एक जगह होता था लेकिन आत्मा दूसरी जगह। वो अपने बड़े बेटों को भी प्यार करते थे और अपनी बेटियों ईशा और अहाना को भी, लेकिन समाज और हालात की दीवारों ने उन्हें एक लाचार पिता बना दिया था। सूत्रों के मुताबिक ये डायरी का वो हिस्सा था जिसे पढ़कर सनी देओल जैसा मजबूत इंसान भी टूट कर बिखर गया। इस पन्ने पर धर्मेंद्र ने अपनी आखिरी ख्वाहिश का जिक्र किया था, लेकिन यह ख्वाहिश किसी संपत्ति या जायदाद के बंटवारे के बारे में नहीं थी। इसमें लिखा था, मैं अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ा गुनहगार हूं। मैंने दो घरों को बनाया, लेकिन उन्हें कभी एक घर नहीं बना पाया। मेरी रूह को सुकून तब तक नहीं मिलेगा जब तक मेरी दोनों आंखें, मेरा पहला परिवार और मेरा दूसरा परिवार एक साथ नहीं बैठते। मैं चाहता हूं कि मेरे जाने के बाद मेरी गलतियों का बोझ मेरे बच्चे ना उठाएं। सनी, तुम मेरे सबसे बड़े हो, तुम मेरे शेर हो। क्या तुम अपने पिता की इस अधूरी हसरत को पूरा कर सकोगे? क्या तुम अपनी मां के सम्मान को ठेस पहुंचाए बिना हेमा और बच्चियों को सीने से लगा सकोगे? डायरी में लिखे ये शब्द सनी के दिल में तीर की तरह चुभ गए। वहां लिखा था, मैं हिस्सों में बंट चुका था, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी मौत तुम्हें जोड़ दे। उस रात जूहू के बंगले में अजीब सी बेचैनी थी। रात 12 बज चुके थे। घर के बाकी सदस्य अपने कमरों में थे, लेकिन सनी देओल अपनी स्टडी में अकेले टहल रहे थे। उनकी आंखों के सामने पिछले 40 सालों का फ्लैशबैक चल रहा था। बचपन की यादें, पिता से नाराजगी, मां के आंसू और फिर डायरी में लिखी पिता की वो आखिरी तड़प। सनी के अंदर एक बड़ा द्वंद्व चल रहा था। एक तरफ उनकी मां के प्रति वफादारी थी और दूसरी तरफ पिता की आत्मा की शांति। आखिरकार दिल ने फैसला लिया। घड़ी की सुई 12:15 पर पहुंच चुकी थी। सनी ने कांपते हाथों से अपना फोन उठाया। उन्होंने अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में वो नंबर ढूंढा जो शायद ही उन्होंने कभी डायल किया हो। स्क्रीन पर नाम चमका, हेमा जी। फोन की घंटी बज रही थी। हर एक रिंग के साथ सनी की धड़कनें तेज हो रही थीं। क्या वो फोन उठाएंगी? क्या वे बात करेंगी? दशकों की जमी बर्फ क्या एक फोन कॉल से पिघल पाएगी? उधर शहर के दूसरे कोने में हेमा मालिनी भी जाग रही थी। धर्मेंद्र के जाने का गम उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। अचानक फोन की घंटी ने रात के सन्नाटे को तोड़ा। इतनी रात गए किसका फोन हो सकता है? जैसे ही उन्होंने स्क्रीन पर सनी का नाम देखा, उनका दिल एक पल के लिए रुक सा गया। ये अनहोनी थी। 40 से 45 सालों में ऐसा शायद कभी नहीं हुआ था। उन्होंने फोन उठाया। कुछ पलों तक दोनों तरफ खामोशी थी, सिर्फ सांसों की आवाजें थीं। फिर सनी की भारी और भर्राई हुई आवाज आई, हेलो हेमा जी, मैं सनी। उस एक वाक्य में सालों का गुरूर, गुस्सा और दूरियां पिघल गईं। सनी ने रोते हुए आवाज में कहा, पापा की एक डायरी मिली है। उन्होंने लिखा है कि वो हमें एक साथ देखना चाहते थे। क्या आप कल घर आ सकती हैं? हम सब एक साथ पापा के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। फोन के उस पर हेमा मालिनी की आंखों से भी आंसू बह निकले। ये वो पल था जिसका इंतजार शायद धर्मेंद्र की रूह भी कर रही थी। उन्होंने भरे गले से कहा, हाँ बेटा, मैं आऊंगी, जरूर आऊंगी। अगली सुबह जो हुआ वो बॉलीवुड के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। सुबह की पहली किरण के साथ ही जूहू के देओल हाउस के गेट खुले। एक सफेद गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से हेमा मालिनी उतरी। उनके साथ ईशा और हाना भी थीं। उनके चेहरे पर दुख था, लेकिन कदमों में एक हिचकिचाहट भी थी। क्या उन्हें वहां स्वीकार किया जाएगा? क्या प्रकाश कौर उन्हें अपनाएंगी? जैसे ही वो ड्राइंग रूम में दाखिल हुई, वहां का नजारा किसी फिल्म के क्लाइमैक्स से कम नहीं था। सनी ने, जिन्होंने कभी सार्वजनिक रूप से हेमा को स्वीकार नहीं किया था, आज पिता की इच्छा के लिए अपना सिर झुका दिया था। उन्होंने पहली बार उन्हें मां का दर्जा तो नहीं दिया, लेकिन बड़ी मां जैसा सम्मान जरूर दिया। कमरे का माहौल बेहद भावुक था।
ईशा और आहाना, जो हमेशा अपने सौतेले भाइयों से एक दूरी पर थीं, आज फूट फूट कर रो रही थीं। सनी ने आगे बढ़कर ईशा के सिर पर हाथ रखा और फिर उसे गले लगा लिया। बॉबी भी अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख सके और आहाना को गले लगाकर रो पड़ी। ईशा ने सिसकते हुए कहा, वो दीवार जिसे समाज, मीडिया और परिस्थितियों ने खड़ा किया था, वो आंसुओं के सैलाब में बह गई। वर्षों की कड़वाहट, गलतफहमियां और सौतेले शब्द का जहर, सब कुछ उस एक पल में खत्म हो गया। ये मिलन सिर्फ दो परिवारों का नहीं था, ये धर्मेंद्र की उस अधूरी कहानी का पूरा होना था जिसे वे 1980 से लिखने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स और आधिकारिक खबरें बताती हैं कि 27 नवंबर को 2 अलग-अलग प्रार्थना सभाएं हुईं। एक ताजलैंड्स में, जहां सनी और बॉबी ने मेहमानों का स्वागत किया, और एक हेमा मालिनी के घर पर, जहां निजी पूजा रखी गई। लेकिन अंदरूनी सूत्रों और गासिप के गलियारों में यह चर्चा जोरों पर है कि उस सार्वजनिक दिखावे से पहले उस सुबह दोनों परिवार एक निजी पल के लिए मिले थे। ये वो सच है जिसे कैमरे नहीं देख पाए। सनी का प्रस्ताव था, हम सब एक साथ रहें। भले ही ये व्यवहारिक रूप से संभव ना हो, क्योंकि दोनों परिवारों की अपनी अपनी दुनिया थी, लेकिन भावनात्मक रूप से अब वे एक हो चुके थे। वो कड़वाहट अब खत्म हो चुकी थी। डायरी के उस पन्ने ने जादू कर दिया था। उस दिन दोपहर में जब पूरा परिवार, सनी, बॉबी, ईशा, आहाना, धर्मेंद्र की तस्वीर के सामने एक साथ बैठा, तो ऐसा लगा मानो तस्वीर में धर्मेंद्र मुस्कुरा रहे हों। वे जो जीते जी इन दोनों दुनियाओं को एक नहीं कर पाए, उनके जाने के बाद उनकी एक खामोश डायरी ने वो करिश्मा दिखा दिया। नौकरों ने बताया कि उस दिन घर में पहली बार अजीब सा सुकून था। ऐसा लग रहा था कि धर्मेंद्र की आत्मा अब वाकई आजाद हो गई है। सनी ने, जिन्होंने हमेशा अपने पिता को अपनी मां के साथ हुए नाइंसाफी के लिए दोषी माना था, उस डायरी को पढ़ने के बाद समझ लिया था कि उनके पिता भी कितने मजबूर थे। प्यार और जिम्मेदारी के बीच पिसता हुआ एक आदमी जो किसी को दुख नहीं देना चाहता था, लेकिन अंत में खुद सबसे ज्यादा दुखी रहा। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा सबक जो हमें मिलता है वो ये है कि इंसान चला जाता है, लेकिन उसके शब्द, उसकी भावनाएं पीछे रह जाती हैं। धर्मेंद्र चले गए, लेकिन उन्होंने एक ऐसी विरासत छोड़ी जो सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं है। उन्होंने सिखाया कि गलतियां इंसान से होती हैं, लेकिन उन गलतियों को सुधारने का मौका कभी भी मिल सकता है, चाहे वो मौत के बाद ही क्यों न हो। हम अक्सर अपनी जिंदगी में छोटी छोटी बातों पर रिश्ते तोड़ लेते हैं, अहंकार की दीवारें खड़ी कर लेते हैं। सोचिए, अगर सनी ने उस रात वो डायरी ना पढ़ी होती, या अगर उन्होंने अपने अहंकार को बीच में लाकर वो फोन ना किया होता, तो क्या ये चमत्कार होता? शायद नहीं। ये कहानी हमें ये भी सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने अपनों को उनके जीते जी क्यों नहीं समझ पाते। धर्मेंद्र सोशल मीडिया पर अपनी तन्हाई का इजहार करते रहे, अपनी मौत की बातें भी की, लेकिन दुनिया ने उन्हें केवल शायरी समझा। किसी ने उनके दिल की गहराई तक झांकने की कोशिश नहीं की। आज जब वे नहीं हैं, तो उनके हर लफ्ज का मतलब निकाला जा रहा है। उनकी आने वाली फिल्म 21 में उनकी लिखी कविता आज विदाई गीत बन गई है। चाहे वो डायरी सच हो या अफवाह, इसने हमें ये सिखा दिया कि रिश्तों की डोर खून से भी ज्यादा भावनाओं से जुड़ी होती है। आज जब हम धर्मेंद्र को याद कर रहे हैं, तो हमें उनकी इस आखिरी सीख को भी याद रखना चाहिए। उन्होंने अपने जीवन के आखिरी पन्ने पर लिखा था, प्यार को बांटो नहीं, उसे समेटो। सनी देओल ने उस रात एक बेटे का फर्ज निभाया, न सिर्फ अंतिम संस्कार करके, बल्कि अपने पिता के बिखरे हुए परिवार को समेटकर। आज देओल परिवार एक है। अलग अलग छतों के नीचे रहते हुए भी उनके दिल अब एक साथ धड़कते हैं। ऐसा लगता है कि धर्मेंद्र कहीं ऊपर सितारों के बीच मुस्कुरा रहे हैं और कहते हैं, लब पे आती है दुआ बनके तमन्ना मेरी। तो दोस्तों, ये थी वो अनकही दास्तां जो 24 नवंबर की उस मनहूस खबर के बाद शुरू हुई। एक डायरी, एक फोन कॉल और आंसुओं में ढुली हुई एक सुबह। बॉलीवुड की चमक दमक के पीछे कितने अंधेरे कोने होते हैं, ये कहानी इसका जीता जागता सबूत है। अहंकार की दीवारें खड़ी कर लेते हैं। सोचिए, अगर सनी ने उस रात वो डायरी ना पढ़ी होती, या अगर उन्होंने अपने अहंकार को बीच में लाकर वो फोन ना किया होता, तो क्या आज ये चमत्कार होता? शायद नहीं। ये कहानी हमें ये भी सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने अपनों को उनके जीते जी क्यों नहीं समझ पाते। धर्मेंद्र सोशल मीडिया पर अपनी तन्हाई का इजहार करते रहे, पिंड जाने की बात करते रहे, लेकिन दुनिया ने उसे सिर्फ शायरी समझा। किसी ने उनके दिल की गहराई में झांकने की कोशिश नहीं की। आज जब वे नहीं हैं, तो उनके हर लफ्ज का मतलब निकाला जा रहा है। उनकी आने वाली फिल्म 21 में उनकी लिखी कविता आज भी जीवित है, पिंड अपने नु जावा।
अब सिर्फ एक कविता नहीं बल्कि एक विदाई गीत बन गई है। ये डायरी, चाहे वो हकीकत हो या सोशल मीडिया पर उड़ी महज एक अफवाह, इसने ये साबित कर दिया है कि रिश्तों की डोर खून से भी ज्यादा भावनाओं से जुड़ी होती है। आज जब हम धर्मेंद्र को याद कर रहे हैं तो हमें उनकी इस आखिरी सीख को भी याद रखना चाहिए। उन्होंने अपने जीवन के आखिरी पन्ने पर लिखा था, प्यार को बांटो नहीं, उसे समेटो। सनी देओल ने उस रात एक बेटे का फर्ज निभाया, न सिर्फ अंतिम संस्कार करके बल्कि अपने पिता के बिखरे हुए परिवार को समेटकर। आज देओल परिवार एक है। अलग अलग छतों के नीचे रहते हुए भी उनके दिल अब एक साथ धड़कते हैं। ईशा और आहाना को उनके बड़े भाई मिल गए और सनी बॉबी को उनकी छोटी बहनें। और इस सब के केंद्र में कहीं ऊपर सितारों के बीच बैठे धर्मेंद्र अपनी उस ट्रेडमार्क मुस्कान के साथ कह रहे होंगे, लब पे आती है दुआ बनके तमन्ना मेरी। तो दोस्तों, ये थी वो अनकही दास्तां जो 24 नवंबर की उस मनहूस खबर के बाद शुरू हुई। एक डायरी, एक फोन कॉल और आंसुओं में धुली हुई एक सुबह। बॉलीवुड की चमक दमक के पीछे कितने अंधेरे कोने होते हैं, ये कहानी इसका जीता जागता सबूत है। क्या आपको लगता है कि एक डायरी वाकई किसी का दिल बदल सकती है? क्या सनी देओल का हेमा मालिनी को अपनाना सही फैसला था? और क्या ये गुप्त डायरी वाकई मौजूद है या ये फैंस के प्यार और मीडिया की कल्पना मात्र है? जो भी हो, इस कहानी ने हमें रिश्तों की अहमियत जरूर सिखा दी है। जाते जाते बस इतना ही कहेंगे कि जिंदगी बहुत छोटी है। अगर आपके मन में भी किसी के लिए गिले शिकवे हैं तो आज ही फोन उठाइए और उस दूरी को मिटा दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि कल वो इंसान ना रहे या वो मौका ना मिले। धर्मेंद्र तो चले गए, लेकिन उनका ये आखिरी सीन हमें जिंदगी का सबसे बड़ा फलसफा सिखा गया। उनकी यादें, उनकी फिल्में और उनका ये आखिरी किस्सा हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगा। अलविदा ही मैन। आपका सफर अब उस दुनिया में जारी रहेगा जहां कोई सरहद नहीं, कोई दीवारें नहीं, सिर्फ मोहब्बत है।